रायसीना हिल पर मौजूद ये गौरवशाली भवन एक प्रजातांत्रिक देश की शक्ति, संस्कृति और आत्मा की बेहतरीन मिसाल। यहाँ का हर एक कोना अपनी ही कलाकृति, भव्य भाव और सुंदरता में रचा बसा है। गार्ड ऑफ ऑनर से लेकर विश्व भर की हस्तियों के साथ बैठक, राष्ट्र के संबोधन से लेकर राज्याभिषेक, ये भव्य ऐतिहासिक इमारत गवाह है उन सभी घटनाओं की जिन्होंने इस गणतंत्र को आकार दिया। यह सिर्फ भारत के राष्ट्राध्यक्ष का निवास ही नहीं है। पिछले 72 वर्षों से ये राष्ट्रपति भवन इस देश की अंतरात्मा की आवाज भी है। दिसंबर 1911 दिल्ली के बुराड़ी स्थित इस कोरोनेशन पार्क में ही ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली लाने का ऐलान किया था। अरावली पर्वत श्रृंखला की ढलान और यमुना नदी के बीच बसा ऐतिहासिक शहर दिल्ली तकरीबन 900 वर्षों तक तोमर वंश से लेकर सल्तनत और लोदी साम्राज्य से लेकर मुगल काल में देश की राजधानी रह चुका था। When the Darbar was being held, people did not know that this announcement would come. So it came as a very secret announcement, first of all. राजधानी बदलने का ऐलान सबके लिए चौंकाने के समान था। किसी को नहीं पता था कि ये होने वाला है। राजधानी बदलने के कई कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण था कि कोलकाता आज़ादी की लड़ाई का एक मुख्य केंद्र बनता जा रहा था और बंगाल के बंटवारे के बाद लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा था। was building up in Calcutta, and the partition of Bengal only heightened the tensions, the nationalist tensions. From 1857 or 1858, after the suppression of the Great Rebellion, 1857 की क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों को ये एहसास हो चुका था कि कई मायनों में भारत के लोगों में मुगल साम्राज्य के प्रति एक सहानुभूति का एहसास अब भी बाकी है। राजधानी बदलने का कारण ये भी था कि दिल्ली मुगल साम्राज्य की गद्दी रह चुका था। hold on the Indian imagination, and naturally Delhi was the center of that tradition because that's the place from which the imperial Mughals had ruled. जल्द ही लाल किले और शाहजहानाबाद के दक्षिण में स्थित रायसीना पहाड़ी को तराशकर एक नए आधुनिक शहर नई दिल्ली को वजूद में लाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
एक नई राजधानी की नींव रखे जाने के साथ साथ वायसराय यानी उस दौर में भारत के शीर्ष प्रधान के भव्य प्रासाद के आकार और प्रारूप पर भी मंथन चल रहा था। विशेष ध्यान इस बात पर था कि एक नई राजधानी का केंद्र, वो भव्य इमारत, आखिर दिखने में कैसी हो। You cannot obviously build an British capital within Shahjahanabad because it's full of Mughal monuments. अंग्रेजों को यह पता था कि वो शाहजहानाबाद के अंदर नई राजधानी नहीं बना सकते थे, क्योंकि यहाँ कई मुगल काल की इमारतें थीं, जैसे किले और जामा मस्जिद। इसलिए उन्होंने शाहजहानाबाद के पास एक उचित जगह की खोज करना शुरू किया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि नई राजधानी जमीनी तल से थोड़ा ऊंची हो। Somewhat of on an elevated ground. There was this positive idea. अंग्रेजों का मानना था कि नई राजधानी एक ऐसी जगह पर हो जहां पर राजसी झलक भी दिखे, इसलिए रायसीना हिल को चुना गया। Territory was, they were looking for a territory, and finally they are, narrowed down on the Raisina Hill. आखिरकार अंग्रेज सरकार ने मशहूर आर्किटेक्ट सर एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर को राष्ट्रपति भवन को परिकल्पित करने और साकार बनाने का जिम्मा दिया। लटियंस लंदन और इंग्लैंड में कई खूबसूरत इमारतों को आकार देने में महारत हासिल कर चुके थे, जबकि बेकर दक्षिण अफ्रीका समेत कई ब्रिटिश उपनिवेशों में अपने कौशल का लोहा मनवा चुके थे। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर लंदन और पेरिस जैसे शहरों के बीच अब नई दिल्ली का नाम भी शुमार होने जा रहा था। Both the architects who were involved, Lutyens and later Baker, none of them had any fascination for Indian architecture. लटियन और बेकर को शुरुआती तौर पर भारतीय स्टाइल में रुचि नहीं थी। वे दोनों ग्रीको रोमन मॉडल से ज्यादा प्रभावित थे। रायसीना हिल उन्हें इसलिए भी पसंद आया क्योंकि वहां की ऊंचाई पर कोई भी भव्य इमारत एक नगरकोट का एहसास दिलाती थी। Give them some kind of an Indian acropolis. So it served as some kind of an Indian acropolis to the Parthenon, which was the Viceroy's house. आज़ादी से पहले वायसराय हाउस कहे जाने वाले इस पैलेस का नाम 15 अगस्त 1947 के बाद गवर्नमेंट हाउस रखा गया और आखिरकार 1950 से ये राष्ट्रपति भवन कहलाने लगा। यहाँ हर दिन यादगार होता है। मैं बताना चाहूँगा कि शायद सबसे यादगार दिन वो हुआ होगा जब भारत के पहले राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ रहना शुरू किया। उस दिन इसे एक नया नाम राष्ट्रपति भवन दिया गया। लॉर्ड इरविन यहाँ रहने वाले पहले वायसराय थे, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन सबसे आखिरी। आजाद भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। एक साम्राज्यवादी शासन के गौरव की पहचान इस इमारत को अहमियत देने के लिए इसे आम जमीनी सतह से थोड़ी ऊंचाई पर तराशा गया। एक वैभवशाली स्थान जहां काम करने वाले आज भी मानो खो से जाते हैं। Every time I've been to Rashtrapati Bhavan, I've been wonderstruck by his beauty, by his architecture. राष्ट्रपति भवन की वास्तुकला और खूबसूरती मुझे अक्सर हैरत में डाल दिया करती थी। जब मैं यहाँ बतौर राष्ट्रपति के सचिव के तौर पर नियुक्त हुआ, तब मैंने यहाँ की सुंदरता को और भी बारीकी से देखना शुरू किया। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि शुरुआती दिनों में मैं इन विशाल कमरों और सभागारों में कुछ खो सा जाया करता था। So great that at times we used to take help to reach to our office or to reach to any other building. राष्ट्रपति भवन समेत उस ऊंचे तल पर 2 सचिवालय भी बनाए गए, जिन्हें आज भी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहा जाता है।
लटियंस का मत था कि राष्ट्रपति भवन को और भी विराट रूप देने के लिए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को ढलान के नीचे बनाया जाए, लेकिन बेकर ने उसे ठुकरा दिया। आखिर में ये ढलान दो दोस्तों के बीच ताउम्र खटास की वजह बनी रही। The idea he said that it would express a kind of a unity between the Viceroy and his government. बेकर का मानना था कि पहाड़ी पर सचिवालय की इमारतें और राष्ट्रपति भवन एक ही तल पर हो। इसका नतीजा ये रहा कि राष्ट्रपति भवन को अपने मूल डिजाइन से हटकर थोड़ा पीछे रखा गया और हिल की ढलान को थोड़ा खड़ा रखा गया, और इसी कारण लटियन और बेकर की दोस्ती में ताउम्र दरार आ गई। राष्ट्रपति भवन के शुरुआती प्लान के मुताबिक संसद भवन भी इसका ही हिस्सा था, लेकिन 1919 में मॉन्टेज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के चलते एक बड़ी संसदीय सभा का स्वरूप बनने लगा, जिसका मतलब था संसद भवन के लिए एक अलग और भव्य इमारत की जरूरत। आखिरकार कागजी प्लान से उठकर राष्ट्रपति भवन का निर्माण शुरू हुआ। 340 कमरों, 1.5 मील लंबे बरामदे और 227 खंभों में फैली इस आलीशान इमारत को बनाने में तकरीबन 45 लाख ईंटें, 15 लाख वर्ग फीट पत्थर, 7,500 टन सीमेंट और तकरीबन 1,350 टन लोहा और अन्य धातुओं का इस्तेमाल हुआ। 17 वर्षों में बनकर तैयार होने वाली ये विशाल और खूबसूरत इमारत आज भी उन सैकड़ों मजदूरों और कारीगरों की मेहनत और हुनर की गवाह है। So the whole idea is to let you see. So the pillars, the iron gate is there is to let you see. राष्ट्रपति भवन के डिजाइन और वास्तुकला का मकसद एक भव्य इमारत को इस कदर ढालना था कि लोग उसके कायल हो जाएं। साथ ही इसकी ऊंचाई और क्षितिज पर समांतरता भवन की इमारत और भी विशालकाय बना देती है। Eyes go up, when you look at that, And the second thing is the horizontal spread. You can see a spread of the whole building when you see it from nearby. What they had were ruins. Okay. इस पहाड़ी और इसके इर्द गिर्द उजड़े जंगल और खंडर थे, और अंग्रेजों ने यहाँ एक जैविक इमारत बनाने की कल्पना की थी। उनका मानना था कि राष्ट्रपति भवन सिर्फ एक प्रतीक ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शासन का चिन्ह भी बने। What we will build, people will see that this is from where we rule. अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर जयपुर कॉलम राष्ट्रपति भवन की शान है, या कहें कि पहली पहचान। एक 145 फीट ऊंचा ये जयपुर कॉलम महाराजा माधो सिंह की इज्जत अफजाई में यहां लगाया गया। रायसीना और मालचा, दो गांव जहां नई दिल्ली को बनाया गया, उस वक्त जयपुर रियासत का हिस्सा थे। फोरकोर्ट की सीध में जयपुर कॉलम को खुद लुटियन ने प्रारूप दिया। कॉलम के ठीक ऊपर एक कांच का सितारा लगाया गया, जिसे स्टार ऑफ इंडिया कहा गया।
लेकिन आज भी राष्ट्रपति भवन की सबसे विशिष्ट पहचान ये गुंबद या सेंट्रल डोम है। ऐतिहासिक सांची स्तूप की झलक दिखाता ये भव्य गुंबद फोरकोर्ट के 55 फीट ऊपर भवन के मुकुट की तरह विराजमान है। क्लासिकल यूरोपियन डिजाइन के अलावा इस सेंट्रल डोम में भारतीय वास्तुकला की एक हल्की झलक भी है। राष्ट्रपति भवन की कई दूसरी कलाकृतियों में भी ये झलक देखने को मिलती है। So the dome is often seen, Robert Byron says that, praise the dome, saying that, this is, about his individuality. राष्ट्रपति भवन की वास्तुकला में इसकी गुंबद के आकार पर कई जानकार और इतिहासकारों ने खासी रुचि दिखाई है। रॉबर्ट बायरन ने तो इसे एक अद्भुत कला का नमूना तक कह डाला था। सांची स्तूप की झलक के अलावा 4 छतरियां इसे भिन्न बना देती हैं। कई और कलाकृतियों में भारतीय कला की झलक भी दिखती है, जैसे कि हाथी के बुत, छज्जे, जालियों और पत्थर पर घंटियों के आकार की कलाकृति। And then you have the chhajjas, and then you have many sculptural motifs like the elephants on the front doors, in the front, the pyres around the main gates. Then you have the bell motif, then you have lotus, besides paintings and other architectural traditions, So, they are using it, the Indian motifs very subtly along with this. ठीक इसी सेंट्रल डोम के नीचे तराशे गए दरबार हॉल में वो ऐतिहासिक लम्हा दर्ज हुआ जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ ली। और 21 जून 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी दरबार हॉल में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की शपथ ली थी। The main hall in this building is the Darbar Hall. It is a double dome like दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन का सबसे महत्वपूर्ण कक्ष है। ये ठीक ताजमहल की तरह द्विगंबद के नीचे तराशा गया है। इसी दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह समेत कई और कार्यक्रम होते हैं। seats about 450 to 500 persons. I as the military secretary will always look. राष्ट्रपति के सैन्य सचिव होने के नाते मैं दरबार हॉल में होने वाले सभी कार्यक्रम को बहुत बारीकी से प्लान करता हूँ। यहाँ का हर एक कार्यक्रम ऐतिहासिक होता है। दरबार हॉल की तो बात ही कुछ और है। So one always looks forward to going to Darbar Hall and going through the paces of the ceremony. सादगी और भव्यता, संतुलन की दुर्लभ मिसाल। दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन के कई शाही कक्षों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दरबार हॉल बुलाए जाने से पहले इसे थ्रोन रूम भी कहा जाता था। इस सुंदर कक्ष की विशेषता यह है कि अगर राष्ट्रपति की कुर्सी से एक लकीर खींची जाए तो वो सीधी राजपथ होते हुए दूसरे छोर पर स्थित इंडिया गेट के एकदम बीचों बीच जाकर मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम पर रखे तख्त की सीध चांदनी चौक होते हुए फतेहपुरी मस्जिद पर जाकर मिलती है। Not that the scholars have written about it, basically in terms of. हालांकि ये बात कहीं लिखी नहीं है,
लेकिन अगर बारीकी से अध्ययन करें तो लगता है कि मुगल और भारत के प्राचीन वास्तुकला से भी प्रेरणा ली गई है। And they are doing small modifications. There is an attempt to यहाँ दो शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे लुटियन ने इसे काफ़ी सूझबूझ के साथ बनाया है। इस स्टाइल को आप एंग्लो मुगल भी बोल सकते हैं, या कहें कि ये स्टाइल इंडो सार्सैनिक शैली का बेहद खूबसूरत सबूत है, और नई दिल्ली की यही स्टाइल है। style of New Delhi. The whole idea of arches is very much there. वृत्तखंड या मेहराब पर खासा ध्यान दिया गया है, खासकर जिसमें शाही झलक दिखे। इसलिए शायद नौकीली मेहराब की जगह गोलाकार मेहराब देखने को मिलती है। A kind of a more imperial order, which is more associated with classical architecture. दरबार हॉल वही जगह है जहां आज महामहिम राष्ट्रपति भारत के आम नागरिकों को पुरस्कारों और सैन्य सम्मानों से नवाजते हैं। The most memorable day would be when the Union Cabinet is sworn in Darbar Hall. दरबार हॉल का सबसे यादगार समारोह शपथ ग्रहण समारोह ही होता है। सभी कैबिनेट मंत्री दरबार हॉल में शपथ लेते हैं। हालांकि कभी कभार ये समारोह फोक कोर्ट पर भी होता है। भारत के उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और सीएजी भी यहीं शपथ लेते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति महोदय यहाँ शपथ नहीं लेते। वो समारोह संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होता है। Not sworn in Rashtrapati Bhavan. The President of India, that is the Rashtrapati ji, is sworn in the central hall of the Parliament. यहाँ पर होने वाले हर एक कार्यक्रम में भारत की संस्कृति की झलक के अलावा राष्ट्रपति भवन की सभ्यता और विरासत नजर आती है। इन सभी भव्य कार्यक्रमों का कार्यभार राष्ट्रपति के सैन्य सचिव के सुपुर्द है, जिसकी कमान सेना के मेजर जनरल पद के अधिकारी के हाथ में होती है। तकरीबन 150 साल पुराने इस संस्थान को पहले वाइसराय का सैन्य सचिव भी कहा जाता था। There are a number of ceremonies, but I'll just name a few of the major ones which are held either in front of the forecourt or within the Rashtrapati Bhavan. So in the forecourt is for the heads of state. Whenever we have the heads of state visiting, we have यहाँ कई समारोह होते हैं। मैं अगर उत्कृष्ट समारोह की बात करूं तो फोरकोर्ट पर दूसरे देशों के राज्याध्यक्ष समेत मेहमानों का भव्य स्वागत होता है। इन सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति भवन की परंपरा और सभी रीतियां देखने को मिलती हैं। on the horseback right up to the steps of the forecourt, and thereafter a ceremony is given by the representatives of the three forces, that is Army, Air Force and Navy. Normally for big ceremonies we hold a meeting. The people here are very responsive and they are very सभी समारोह से पहले एक मीटिंग होती है। एक कार्य प्रणाली के तरह हम किसी भी समारोह से पहले हर एक चीज को जांच लेते हैं। यहाँ का स्टाफ काफी मेहनती और प्रोफेशनल है और वो कड़ा अभ्यास करता है ताकि सब कुछ राष्ट्रपति भवन की ऐतिहासिक परंपराओं के तहत हो। Workaround is addressed at that time. As I had earlier mentioned, the staff is very professional. They love their job. They are very sincere. They see to it that nothing goes wrong.
मुख्य इमारत की पहली कतार ये फोरकोर्ट है, जिसके ठीक सामने राष्ट्रपति भवन की कई गतिविधियां होती हैं। अतिथियों के अभिवादन से लेकर गणतंत्र दिवस के परेड की शुरुआत। ये 227 टस्कन खंबे इस भवन की विरासत और एक अद्भुत कलाकृति के साक्षी हैं। और इन 227 टस्कन खंभों के बीच राष्ट्रपति भवन के भारतीयकरण के अनेक प्रतीक आज इस इमारत की शान में शुमार हैं। जैसे ये रामपुरवा बैल की प्रतिमा या बुद्ध की प्रतिमा, जो दरबार हॉल का अभिन्न अंग है। This Rampurva bull, which is a 3rd century, it is named because of the place of origin, which is Rampurva in Bihar. This pillar, and ये रामपुरवा बुल और दरबार हॉल के भीतर बुद्धा की मूर्ति बेहद ऐतिहासिक और यहाँ की परंपरा के अहम हिस्से हैं। 1948 में इन्हें लंदन के बर्लिंगटन हाउस की प्रदर्शनी में रखा गया था और जब यहाँ वापस लाया गया तब पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने इन दोनों को राष्ट्रपति भवन के भीतर ही रखने की पैरवी की। उनका मानना था कि ये दोनों वस्तुएं भारत के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। Jawaharlal Nehru and Rajendra Prasad, they both wanted these figures to be shown to the public as at a very conspicuous place, to be showcased as elements of Indian architecture. राष्ट्रपति भवन के स्थापत्य से जुड़ी कुछ कहानियों के अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे ये घंटियों के डिजाइन, जिन्हें डेली ऑर्डर भी कहा जाता है। There is a folklore which says that if the bells are ringing, then that may signify changes in rulers. डेली ऑर्डर के साथ एक मजेदार कहावत जुड़ी हुई है। माना जाता था कि अगर घंटियां स्थिर व शांत रहें तो सत्ता लंबे वक्त तक चलेगी। इसीलिए ये डेली ऑर्डर यहाँ बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि राष्ट्रपति भवन के बनने के महज कुछ सालों बाद ही ब्रिटिश राज डगमगाने लग गया था। The process was laid out by which the empire was trying to wind itself around. – 104 फीट लंबे इस बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रपति भवन की शोभा और भव्यता देखते ही बनती है। इसी भवन में भारत के राष्ट्रपति एक मेज़बान के रूप में दुनिया भर से आए मेहमानों से लेकर महान हस्तियों का स्वागत करते हैं। आज़ादी के कुछ वर्षों तक यहाँ प्रधानमंत्री भी मुख्य मेज़बान की भूमिका निभाया करते थे। Most of the people don't know. Anything cooked in Rashtrapati Bhavan is cooked here. We do not get anything from outside. So the entire thing, either the snacks or the food is cooked in Rashtrapati. राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए सारे व्यंजन यहीं बनते हैं, चाहे वो चाय नाश्ता हो या विस्तृत भोजन। हमारे किचन का स्टाफ मेहमानों की हर एक खास और आम पसंद को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं। Staff is very experienced. So when one particular guest comes, we try to look at their choices, their eating habits, and the eating habits of that particular person, work out the menu and work on it. 104 कुर्सियां और एक लंबी मेज वाला ये विशाल कमरा
खूबसूरत और बारीक कला की विरासत भी है। मुगल गार्डन के बागीचों की तरफ खुलने वाले इस बैंक्वेट हॉल को एक समय तक स्टेट डाइनिंग रूम कहा जाता था। बर्मीज टीक पैनल और आलीशान गलीचों से सजा ये कमरा आज राष्ट्रपति भवन की शान में एक है। शानदार जरदोजी कला से सजी तस्वीरें इस कमरे में 4 चांद लगाती हैं। वहीं भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र इसका इतिहास बयान करते हैं। When 10 heads of ASEAN nations came, we did number of sampling. Sampling was done for the 7 days. जब आसियान देशों के 10 राज्याध्यक्षों की यहाँ मेजबानी हुई, तब हमने सभी देशों के खान पान की तस्दीक की थी। दिल्ली के एक होटल से भी सुझाव लिए गए थे। सभी को यहाँ का खाना बहुत पसंद आया और खासकर पापड़ तो बेहद ज्यादा। So that is how the challenge was met, and I believe and I understand that most of the people like the food. ठीक बैंक्वेट हॉल से पहले ये बेहद खूबसूरत कमरा अपर लॉजिया भी राष्ट्रपति भवन के भव्य वास्तुशिल्प का नमूना है। तीन पूर्व राष्ट्रपतियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी की तस्वीरें मानो जैसे एक दूसरे से बातें कर यहाँ की अद्भुत कला की तारीफें कर रही हों। राष्ट्रपति के मेहमानों के रुकने का इंतजाम भवन के दक्षिण पश्चिम में किया जाता है। गेस्ट विंग नाम से मशहूर इस कोने में दुनिया भर से न जाने कितनी हस्तियां आकर रुकी होंगी। एक जमाने में इरविन और रीडिंग सूट्स कहलाने वाले ये कमरे वायसराय के निजी कक्ष हुआ करते थे। आज इन्हें नालंदा और द्वारका सूट्स के नाम से जाना जाता है। जब इस भवन में रहने वाले देश के सबसे पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को ये कमरे दिखाए गए तो उन्होंने इन आलीशान कमरों को छोड़ राष्ट्रपति भवन के पश्चिम में एक मामूली कमरे को अपने निजी कक्ष के तौर पर अपनाया। उनका मानना था कि ये कमरे एक नए प्रजातांत्रिक देश के राजाध्यक्ष के लिए कुछ ज़्यादा ही आलीशान हैं और तब से सभी राष्ट्रपति इस परंपरा को आगे बढ़ाते आए हैं। सिर्फ खूबसूरत कमरे ही नहीं, 35 लंबे सभागार और भव्य सीढ़ियां जिन्हें लुटियंस ग्रैंड स्टेयर्स कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन में हर रोज बीतने वाले पलों को और भी विराट बना देते हैं। अशोक हॉल राष्ट्रपति भवन का सबसे शानदार और खूबसूरती में बेमिसाल कमरा। यही वो ऐतिहासिक कक्ष है जहां कैबिनेट मंत्रियों से लेकर देश के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते आए हैं। सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह ही नहीं, अशोक हॉल में राष्ट्रपति भवन के अनेक अतिथियों का रंगारंग स्वागत भी होता रहा है। While to a common eye it may look very simple, all functions here, they are very complex and it's a teamwork right from शायद देखने में आसान लगता है,
लेकिन अशोका हॉल में होने वाला हर एक कार्यक्रम बेहद जटिल होता है और ये एक टीम वर्क है। प्लानिंग से लेकर इसके संपन्न होने तक एक एक कर्मी बेहद मेहनत और लगन से काम करता है। कई पुराने समारोह का भी अध्ययन किया जाता है ताकि सब कुछ राष्ट्रपति भवन की परंपरा के तहत हो। Has to be executed like a precision, and therefore we have no choice, no shortcuts, but to burn midnight oil and rehearse every part of the ceremony. एक तरफ छतों और दीवारों पर चित्रकारी जहां भवन की खूबसूरती में चार चांद लगाती है, वहीं ये देश विदेश के सम्राटों के तौर तरीकों की झलक दिखाती है। प्राचीन ईरान साम्राज्य के राजा फतेह अली शाह की विराट चित्रकारी अशोक हॉल की छत का केंद्र है, जिनके इर्द गिर्द उनके 22 राजकुमार शिकार करते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि लेडी वेलिंगटन ने निजी तौर पर इटली के मशहूर चित्रकार थॉमसो कोलोनेल्लो को यहाँ की दीवारों पर चित्रकारी का जिम्मा दिया था। Paintings on the ceiling, the paintings on the wall, and also the carpet. So these three elements are very important. The painting on the ceiling is one of Fath Ali Shah, basically the Khazar rulers of Persia, one of the Khazar rulers of Persia, and it is said that Fath Ali Shah himself gave it to one of the monarchs. अशोक हॉल की बेहद लुभावनी खूबसूरती के 3 खास पात्र हैं: छत और दीवारों पर पेंटिंग और कालीन के डिजाइन। छत का केंद्र बनाती फतेह अली शाह की पेंटिंग खुद प्राचीन ईरान के शासक ने ब्रिटेन के शासक को दी थी और इरविन के समय ये पेंटिंग यहाँ लगाई गई। लेडी विलिंगटन ने खुद इटली के मशहूर पेंटर टॉमसो कोलोनेलो को यहाँ की दीवारों पर पेंटिंग करने के लिए निमंत्रण दिया था। उनके मुताबिक सिर्फ छतों पर पेंटिंग से भवन थोड़ा असंतुलित सा लगता था। Added more to the hunting scene. So the Fath Ali Shah scene is a hunting scene where he is leading the hunting scene, basically, right? And there to added to that were 4 other hunting scenes by this Italian painter. So then the whole idea was to complement that ceiling, basically. It rather than having one hanging out, that is normally attributed to Lady Wellington. इसके अलावा अशोक हॉल के बेल्जियन झूमरों की रोशनी में चमकती फारसी शायर निजामी गंजवी और एक सौम्य फारसी महिला की विशाल तस्वीरें यहाँ की शान में शुमार हैं। अशोक हॉल का एक एक कोना मानो जैसे अपनी दिव्य सुंदरता से चमकता है और इस दृश्य को ये बेशकीमती गलीचे और भी बेहतरीन बनाते हैं। कहा जाता है कि तकरीबन 500 कारीगरों की 2 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद ये गलीचे तैयार हुए थे। बड़े कमरों के अलावा 2 बैठक कक्ष और एक दीर्घ कक्ष या लॉन्ग रूम राष्ट्रपति भवन के समारोह और कार्रवाई के अहम हिस्से हैं। दरबार हॉल और अशोक हॉल के बीच ये बैठक कक्ष है, जिसे खास तौर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री या विशेष अतिथियों के साथ मुलाकात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे नॉर्थ ड्राइंग रूम कहा जाता है। बर्मीक टीक पैनल से सजाए गए नॉर्थ ड्राइंग रूम को खुद एडविन लुटियर ने डिजाइन किया था। नॉर्थ ड्राइंग रूम के साथ साउथ ड्राइंग रूम में मौजूद ये तस्वीरें यहाँ के इतिहास की गवाही देती हैं।
इन दो बैठक कक्षों के बीच ये दीर्घ कक्ष या लॉन्ग ड्राइंग रूम भी राष्ट्रपति भवन की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है। इस भवन को राष्ट्रपति महोदय और देश के राज्यपालों के बीच बैठक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The North Drawing Room is used for meeting the heads of nation for bilateral. नॉर्थ ड्राइंग रूम को राजसी बैठक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर भोजन से पहले यहाँ राष्ट्रपति और मेहमानों के बीच मीटिंग होती है और साउथ ड्राइंग रूम मीटिंग के दौरान राज्याध्यक्षों के साथियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। In the morning room. The long drawing room was earlier used for the governors' conference and all important meetings. इस भव्य इमारत के कमरों, बरामदों और समारोह कक्षों की कतार यहाँ के पुस्तकालय के बिना अधूरी है। एक चतुर्भुज में समाये गोलाकार कमरे को दरबार हॉल की बेटी भी बुलाया जाता है। 33,000 पुस्तकों के संग्रह वाले इस कमरे में तकरीबन 2,000 वो दुर्लभ पुस्तकें भी शामिल हैं जिनमें देश की कई ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है। लेकिन राष्ट्रपति भवन सिर्फ इतिहास का साक्षी नहीं है, बल्कि ये वक्त के साथ कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है। एक दौर था जब आम आदमी की पहुंच से दूर राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पर स्थित एक विराट महल भर हुआ करता था, लेकिन आज इसने अपने दरवाजे भारत और दुनिया से आए करोड़ों आम लोगों से लेकर सैलानियों और जिज्ञासुओं के लिए खोल रखे हैं। कुछ समय तक राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का एक हिस्सा आम लोगों के लिए सिर्फ दिन में कुछ दिनों के लिए खुला करता था, लेकिन साल 2016 में यहाँ दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। Normally, Mughal Garden is a major attraction. मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन की सबसे आकर्षक जगह है। जब ये जनता के लिए खोले जाते हैं तो यहाँ फूलों की बहार अपने चरम पर होती है। यहाँ के 3 मुख्य भाग हैं, मेन गार्डन, सर्कुलर गार्डन और लॉन्ग गार्डन। ये भारत के राष्ट्रपति के निजी बाग हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ का रखरखाव बेहद उम्दा होता है। They are bringing 2 different traditions of garden. One is the British tradition of garden, which is also combines element of a lawn or where you walk. मुगल गार्डन 2 शैलियों का मिश्रण है, ब्रिटिश शैली और इस्लामिक या मुगल शैली, और दोनों अपने अंदाज में बेहद उम्दा हैं। बागों के आकार, पानी की नहरें, फुआरे और चबूतरे जहां मुगल शैली के प्रतीक हैं, वहीं फूलों की क्यारियां, छोटे छोटे पौधे और घास के लॉन ब्रिटिश शैली को दर्शाते हैं। Terraces, and then also flowering shrubs, and on the other hand, this British tradition about lawns and also hedges and flower beds. So it brings together these 2 traditions spread over a big area. 15 एकड़ में फैला मुगल गार्डन भारतीय और पश्चिमी कला और आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल नमूना है। ताजमहल में जन्नत के बाग और जम्मू और कश्मीर के मुगल गार्डन से प्रेरणा लेने के अलावा एडविन लुटियन ने भारत और प्राचीन ईरान में मध्यकाल के दौरान बनाए गए राज्य रजवाड़ों के शाही बागीचों का भी बारीकी से अध्ययन किया था। हालांकि मुगल गार्डन का डिजाइन शुरुआती दिनों में ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पेड़ पौधे लगाने का काम 1928 में शुरू हुआ, जो कि पूरे 1 साल तक चला। मुगल गार्डन की खूबसूरती की तारीफ करते हुए एडविन लुटियन की पत्नी ने इसकी तुलना जन्नत के बाग से की थी। मुगल गार्डन की खास बात यह है कि यहाँ के फूलों के नाम मदर टेरेसा, राजा राम मोहन रॉय, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, जवाहरलाल नेहरू, क्वीन एलिजाबेथ और क्रिश्चियन डियोर और अन्य कई विश्व हस्तियों के नामों पर रखे गए हैं। यही नहीं, महाभारत के अर्जुन और भीम के नाम से भी
कुछ फूलों को पुकारा जाता है। राष्ट्रपति भवन के बागीचों में सेंट्रल लॉन की भी एक अहम कड़ी है। चतुर्भुज आकार के इस बाग में हर 26 जनवरी की शाम राष्ट्रपति सालाना कार्यक्रम एट होम की मेजबानी करते हैं। We call all the member of parliaments, all eminent people, all people. कार्यक्रमों के लिए सभी सांसदों, मंत्रियों के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को बुलाया जाता है। हाल ही में हमने टॉप करने वाले छात्रों, सिविल सर्विसेज एग्जाम के टॉपर्स समेत कई और सफल व्यक्तियों को बुलाना शुरू किया है। रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही हम उन्हें आमंत्रण देने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। पद्म सम्मान से नवाजे गए नागरिकों को भी आमंत्रण दिया जाता है। And the formal card follows. All the people who have got Padam Shri, Padam Bhushan, they are also invited in the ceremony. समय के साथ आगे बढ़ते हुए इस विशाल भवन में कई आधुनिक आयाम भी जुड़े हैं, जो कि यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की दिनचर्या का अहम हिस्सा हैं। इस इमारत में आयोजित हर एक कार्यक्रम इतिहास में दर्ज एक हिस्से की तरह है। यहाँ हर एक गुजरता हुआ दिन दूसरे और एक नए सुहाने दिन की शुरुआत जोड़ जाता है। This is one place where the civil and military work very. राष्ट्रपति भवन एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे सैन्य और साधारण नागरिक मिलकर काम कर सकते हैं। हम सभी का मकसद सिर्फ एक है, राष्ट्रपति भवन की परंपरा और रीत को आगे बढ़ाना। Event comes up to the standards that is expected of us by the President of India. हमें इस बात का गर्व है कि आज़ाद भारत में हमारे लोकतंत्र में ना कोई राजा है ना कोई बादशाह, अगर है तो राजाध्यक्ष, जिसका प्रतीक है ये शानदार राष्ट्रपति भवन। एक ज़माने में ब्रिटिश राज का ये राजसी महल आज आम नागरिकों के लिए खुला है। सैकड़ों मजदूरों, कारीगरों, कलाकारों से लेकर आम नागरिकों की मेहनत, लगन और कल्पनाशीलता से तराशा गया राष्ट्रपति भवन वाकई भारत की अंतरात्मा की आवाज है। From being a seat of imperial power, which is symbolizing power dynamics, ब्रिटिश काल की राजगद्दी से लेकर भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान, राष्ट्रपति भवन का सफ़र एक बेहद ऐतिहासिक है और साथ ही उत्तरदायित्वों से भरा हुआ है। इस पद के साथ प्रजातंत्र और संविधान की रक्षा जैसी श्रेष्ठ जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं और राष्ट्रपति भवन इसी का प्रतीक है। symbolic meaning that it comes to, signify, by being like that. He is the upholder of the Constitution of India. राष्ट्रपति भारत के संविधान की रक्षा के साथ साथ उसको कायम भी रखते हैं। साथ ही राष्ट्रपति इस बात की भी शपथ लेते हैं कि भारत में हर एक नागरिक को न्याय मिले, इस देश की विधि और परंपरा की रक्षा हो और एकता व सुशासन रहे। In addition to this, the oath also mentions that he will work and make sure that the people of India are greatly benefited.